नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एग्जाम टूर पर केवल एजुकेशनल वीडियो बनाया जाता है, लेकिन एक ऐसा दुर्घटना हुआ है, कई सारे दुर्घटना आप देखे होगा, मौत देखे होगा, सुसाइड भी देखे होगा पूरे देश में। जब से देश है तब से ये सब होता है, लेकिन कल का जो घटना है वो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया है। और ये भी सिस्टम पर प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार उसको न्याय मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, या उसकी जो अस्थि है उसको गटर में फेंक देना पड़ेगा। सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ न्यायपालिका से जुड़े हुए जाने माने पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। सर से जानेंगे। सब सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, हमेशा तो होते रहता है देश में, कई सारे मौत हुए, कई सारे सुसाइड हुए, लेकिन ये जो अतुल सुभाष का है, ये पूरे सिस्टम पर प्रश्न उठा दिया है। क्या उसको न्याय मिलेगा या गटर में बहना पड़ेगा? सर, क्या हो सकता है इस पर? क्या क्या जो एफआईआर हुआ है उनके पत्नी के खिलाफ और सारे लोगों को, कब तक उनको न्याय मिल सकता है? क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले तो ये आप समझिए कि जो उनके परिवार के लोग हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है कि वो मौत, मैं भी जब उसके वीडियो को देख रहा था तो वास्तविक बात यह कि मेरे भी आंख में आंसू आ गए थे। बहुत ही गहरी बात वो करके चला गया, बहुत कुछ सिखा के गया वो। और एक होता है हत्या, आत्महत्या और शहादत, ये तीनों अलग अलग चीज है। तो मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि वो व्यक्ति की मौत जो हुई है वो शहादत कहलाएगा। शहादत इसलिए, शहीद इसलिए कहेंगे कि कोई भी ऐसी मौत जो समाज को झकझोरने में, उत्थान करने में और परिवर्तन लाने में और माने सही दिशा दिखाने के लिए यदि कोई आदमी मरता हो तो वो सार्थक मौत है। और उस मौत को हम समझते हैं कि वो ये शहीद कहलाएगा। वो जो बुद्धिल समाज है, मुर्दा समाज होते जा रहा है और समाज में जो भ्रष्टाचार का इस तरफ माने इस कदर उसका समागम हो चुका है कि लोग अब इस सिस्टम के सामने कराहने लगे हैं, उसका जीता जाता एक उदाहरण देके वो चला गया। अब आइए, पूरे परिस्थिति में ये तीन प्रश्न खड़ा करते हैं जो समाज को देखने के, ये घटना में आप इमोशन नहीं, तीन चीज को देखना होगा। पहले कि कानून की लचर व्यवस्था और लंबी व्यवस्थाएं क्यों, ये एक प्रश्न उठता है। दूसरा कि क्या ये जो एक धारणाएं बनी हुई है कि मौत अभी जो हुआ है तो उसके पीछे एक धारणा जो लोगों के अंदर बना हुआ कि प्रताड़ना केवल महिलाओं के साथ होता है, पुरुष प्रताड़ित नहीं किए जाते हैं, उसके बारे में क्या उन्होंने कहा। और ये व्यवस्था है कि एक जिम्मेदार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस पोजीशन पर भी हो तो आत्महत्या करता हो झूठी मुकदमों की वजह से और पारिवारिक मुकदमों की वजह से, तो इस पर न्यायपालिका की संवेदनशीलता कितनी होनी चाहिए। ये तमाम तरह का चीजों का उन्होंने वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करके गया। अब आइए कड़ी से, पहला तो ये बात आप समझिए कि देखिए, ये जो कानून बना 1860 में बना आईपीसी, जिसकी धारा 498 का वो जिक्र किए, तो 498A का जो धारा था वो, ये जो कानून बना कि महिलाओं को जब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, पहले होती थी घटनाएं, तो उन लोगों को सजा का प्रावधान था। तो ये कानून जब बना 1860 में, लॉर्ड मैकले साहब ने कानून को लिखा था, तो उस परिप्रेक्ष्य में जब लिखा गया था तो आज से 200 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी उसको जरा कीजिए कि उस टाइम में सती प्रथाएं थी जी। उस टाइम में महिलाओं को चिता के साथ जलना पड़ता था, धकेल भी दिया जाता था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। उसके बाद महिलाओं को कुछ भी होता था, अज्ञानता थी, उसमें लिहाज था, शर्म था, हया थी और कुछ अज्ञानता थी जिस वजह से उसको प्रताड़ित होना पड़ता था। इतिहास में इस तरह का चीज था। विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह, बहुत सारी चीजें थी और वो घुटन में रहती थी। तो वो एक दया था उनके प्रति उस टाइम के समाज को, इसीलिए उसके साथ कोई माने प्रताड़ित न करे, इसीलिए ऐसे चीजों को वहां पर समागम किया था। आज के इस आधुनिक युग में ये कह देना कि वही पैरामीटर अभी भी रखिएगा जो 1860 में है, ये कदापि उचित नहीं है। ये जो कानून का पल रहा है वो तराजू का जो सिंबल है, एक दोनों तरफ समाज के सभी तबकों के लिए समान न्याय प्रक्रियाओं का पालन होता है, ये सोच में भी रखना होगा कि ये चीज है, उस व्यवस्था को ये दिखाता है। आज के इस आधुनिक युग में जब देख रहे हैं कि लड़कियां स्कूटर चलाती हैं, बाइक चलाती है, सरकारी नौकरी में भी उसकी जो भागीदारी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, सारे चीजों की करते हैं, तो वो कानून में भी आपको लाना होगा कि जब सिंपैथी देना है तो इक्वालिटी की बात करेंगे, और जहां पर आपको लगेगा कि वो अन्याय करे, वो भी यदि गलत करी, वो भी यदि हस्बैंड को या परिवार के किसी लोगों को टॉर्चर करे, तो उसके लिए भी वही कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए जो एक मेल मेंबर के पास है। और ये बायसनेस जो है, पक्षपात पूर्ण जो हम लोग का एक धारणा बना है कि पुरुष है तो यही प्रताड़ित किया होगा, उस धारणा से निकलने की जरूरत है। ये तो हो गया इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है।
वो देखिए, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की जो बात कीजिए, वो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जिस पर बात किया जाता है, जो सिस्टम को चलाता है। एक है न्यायपालिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है विधायिका। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून कैसे बनाता है, समाज को क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जाता है, सर्वसम्मति से, माने सर्वसम्मति से तो नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से जब बन जाता है तो सर्वसम्मति से सबको पालन करना पड़ता है, उस पर आप विरोध नहीं कर सकते। तो कानून बनाना, कानून को लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव जो सरकार होती है उसका होता है, और यदि कानून का व्याख्या करना हुआ, उसको अनुपालन कराने में यदि कोई त्रुटिपूर्ण चीजें रही तो न्यायपालिका का काम है उसको देखभाल करना। अब यहाँ पर कानून देखिए, अब यहाँ पर 2 प्रश्न है कि बहुत सारे लोगों पहली बार ये जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह उठा है, तो जुडिशरी के कार्यशैली पर भी प्रश्न उठा है। तो कार्यशैली जो प्रक्रिया है, क्यों, इसलिए कि अंतिम दम तक कानून चाहता है कि महिला का या पुरुष के बात बात में कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, विवाद न बढ़ जाए, इसलिए इतनी प्रक्रियाएं लंबी होती है कि आदमी को गुस्सा कम हो जाएगा, शांत होकर। फिर कई घर बसे भी हैं, ये कह देना कि लंबी प्रक्रियाओं की वजह से घर टूटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो होता है, बहुत सारे घर बसते भी हैं, तो वो एक चीज है। लेकिन ये एक गहरी प्रश्न छोड़ के चला गया, क्योंकि वो जो है सो वो जो कोर्ट का स्टाफ था या जो उससे संबंधित न्यायिक पदाधिकारी थे, उनके द्वारा रिश्वत की बात का वो एलिगेशन लगा के गया। तो ये जब इस तरह का बात होता है तो ये एक आईना दिखाया, जो जिंदा रहता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलता, कि कोर्ट को यदि आप ये एक देखिए, आप लोकतंत्र में आपको आलोचना करने का अधिकार, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका मौलिक अधिकार है, आप उसको बोल सकते हैं। इसके तहत आप प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत तौर पर उनका भी आलोचना कर सकते हैं, यदि राष्ट्रपति में भी कोई त्रुटि है तो उनकी भी आलोचना कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी नेता के खिलाफ बोल सकते हैं, यदि आलोचना कर सकते हैं यदि लगे, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यहाँ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ हद तक अंकुश है। तो लोग बोलने से घबराते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि ये कोई पहली बात नहीं है। जज भी एक इंसान है, वो भी एक मेंटेलिटी से बने होते, एक समाज के किसी वर्ग से आते जहां पर उसकी मानसिकता जो है उसी टाइप की बनी होती है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो घूस लेने की बात है, ये कई बार, चूंकि न्यायपालिका से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम से लगे हुए हैं, तो मुझे भी पता होता है कि अब वो जो लोअर जुडिशरी का, हायर जुडिशरी की बात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोअर जुडिशरी में कुछ हद तक जो है सो कुछ लोगों के द्वारा जो है उसका रेपुटेशन को खराब हो रहा है, कुछ करप्शन की भी बातें आ रही है। कई बार अभी हाल ही फिलहाल में हाई कोर्ट में विभागीय प्रोसीडिंग भी कुछ लोगों पर चला था, जो लेन देन की बातें शिकायत हुई थी। तो ये सब चीजें हो रहा है, तो ये आखिर कहाँ जाएगा लोग, उस आदमी का, मरने वाले का जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में 32, वो कहता है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ये मान लीजिए। ये हमारा एक्ट ही कहता है, 32 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अपने मौत के बारे में, तो मौत के बारे में फैक्टर बताया, कितने लोग ने उसको प्रभोग किया, किसने उसका उपहास उड़ाया, क्यों वो मरने जा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को मरने पर बाध्य कर दिया हो, तो नया धारा जो है बीएनएस, उसका 108 में सजा का प्रावधान है, और वो 10 वर्षों तक का सजा का प्रावधान है उसमें। तो ऐसे परिस्थिति में 10 वर्षों तक का सजा तो निश्चित तौर पर होगा। अब यहाँ पर है कि 2 चीजें देखना, वो जज साहब को सजा होगा कि नहीं, ये लोगों के बीच में मन का प्रश्न है। तो जज साहब को एक सेक्शन है 79, जो न्यायिक कार्य के निष्पादन में यदि कोई त्रुटियां हो गई तो उनको सजा नहीं मिलेगा, वहां पर प्रावधान है। वो न्यायिक कार्य को दिखा रहा है कि न्यायिक कार्य की वजह से मान लीजिए कोई जजमेंट दिया, गलत हो गया और उससे कोई मर गया, तो वहां पर सजा नहीं होगी। लेकिन आप उसको जलील कर रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, पैसा नहीं दिया, तब वो यदि वो आत्महत्या कर रहा है तो वो व्यक्तिगत कारण होगा, फिर वहां पर 79 भी उनको नहीं बचाएगा। ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वहां पर इक्वल फुटिंग पर आ जाएगा। तो ये एक टेक्निकलिटीज है कि जहां पर वो देखना होगा कि क्या है। और सुमोटो एक्शन की बात है, अब यहाँ पर न्यायपालिका के साक्ष्य पर है, कहता है कि जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, जस्टिस होते दिखना भी चाहिए। न्याय केवल होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय होते दिखना भी चाहिए। अगर ये प्रश्न लग गया कि भाई यहाँ पर घूस लिया गया, मांगा गया, जिससे भी वो सिस्टम से परेशान होकर वो व्यक्ति मर गया, तो वो यहाँ पर वो दिखाता है कि भाई अब न्यायपालिका को अपनी साक्ष्य को दिखाना होगा। तो ये जो पैटर्न है, तो उसको रिफाइन करने की शक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो उस संबंध में अब वो लोग अब बड़ी ही एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, चूंकि हायर जुडिशरी कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उस पर भी जरूर कोई ना कोई एक्शन उस न्यायिक पदाधिकारी के जरूर आचरण पर भी वो
जांच होगा, मेरा ऐसा लग रहा है कि सामान्य प्रक्रियाओं में ऐसा होता है। तो ये एक बात हो गई। सर सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके मतलब लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं सब कोई अपना-अपना जो मंतव्य है वो भी दे रहे हैं। क्या जो 4 व्यक्ति को नामज़द किए हैं या और लोगों को बता के गए हैं जो 1.5 घंटे का वीडियो है, 24 पेज का उनका सुसाइड नोट्स है, उन सारे चीज़ को यदि देखें, तो कब तक उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? चूँकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न्याय अभी बाकी है। जब तक मुझे न्याय ना मिले तब तक मेरा अस्थि नहीं एथी करना है। यदि न्याय नहीं मिलता है तो गटर में मेरा अस्थि प्रवाहित कर देना है। इन सारे चीज को और कई लोग पुरुष आयोग का भी मांग कर रहे हैं। ये सब बहुत डिबेट चल रहा है। ये डिबेट का विषय है, वो छोड़ के ही गए, वो उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है। जी। जो अपने जान तक का परवाह नहीं किया, कहते अपने जान का परवाह आहुति देकर अपने जीवन का, उसने समाज को डिबेट करने के लिए छोड़ दिया। और ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। केवल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं, इसकी चर्चाएं केवल हिंदुस्तान में हो रही वो बात नहीं है, इसकी चर्चाएं पूरे विश्व में होगी कि हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर है कि आदमी सुसाइड करने पर बाध्य होता है। तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करके चला गया वो व्यक्ति का मौत। लेकिन ये सवाल ये है कि जो सिस्टम है उस पर कौन करेगा। कुछ दिन चर्चाएं होगी, बात खत्म होता है। आदमी अब निराशा के चारों तरफ से भाव से जब ग्रसित हो जाता है तब आत्महत्या की तरफ रास्ता अख्तियार करता है। लेकिन वो आदमी निराश नहीं था, उसकी लेटर का जो अंतिम इच्छा है वो अपने आप में एक आशावादी की तरफ जाता है। उसने आशा दिखाया, अभी भी गहरी आस्था, कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है न्यायपालिका से। तभी तो कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे अस्थि को तब तक संजोज के रखना जब तक कि मुझे न्याय न मिले। और इतने सारे सबूत छोड़ के जा रहा हूं, फिर भी यदि मुझे न्याय न मिले तो उसी न्यायालय के सामने बहती हुई गटर में मेरी अस्थि को फेंक देना। ये दिखाता है न्यायपालिका को धिक्कारना भी है और न्यायपालिका के प्रति आस्था, दोनों चीजों का ये उसका समागम है। तो ये तो हो गया। लेकिन जज्बाती बातों का, इमोशनल बातों का जब न्यायिक काम होता है तो वहां पर बहुत स्थान नहीं होता है। परंतु सिविल मैटर में, फैमिली डिस्प्यूट में उस बातों का, इमोशनल बातों का भी ख्याल रखा जाता है। इसीलिए सेक्शन 9 है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, जो है हिंदू मैरिज एक्ट में, उस सेक्शन का भी है कि केवल आप शारीरिक संबंधी ने, मन का भी मिलन होना चाहिए, उसका भी महत्व है। तो इस सब बातों का जिक्र किया गया है। तो ये आप देखिए कि वो व्यक्ति जो मरा है वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो व्यक्ति का मौत, मुझे लग रहा है, मेरे नजर में व्यक्तिगत मेरा रहा है कि वो शहीद के दर्जा का है। वो शहीद इसलिए कि समाज के तमाम लोगों को झकझोर दिया, उन बुद्धिजील लोगों को जो सोया हुआ है या करप्शन में लीन है, वो न्याय की तारीख पर तारीख की प्रक्रिया, अब कोर्ट में एक रूटीन पैटर्न पर काम होता है। अभी मैं बता रहा हूं कि अभी आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब में या कहीं पर हम लोग बेल के लिए 498 में बहस करते हैं, तो एक लाइन में पूछा जाता है कि हस्बैंड है या अदर देन हस्बैंड है। तो अदर देन हस्बैंड यानी कि रिलेटिव है तो उनको बेल देने की टेंडेंसी होती, मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हस्बैंड है, कितना भी मेरिट केस है तो जल्दी नहीं मिलता, एक आध मामले को छोड़कर रूटीन मैनर में कि हस्बैंड है तो चलिए हाई कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। हस्बैंड यहाँ पर आएंगे, तारीख पर तारीख हुआ, एंटीसिपेटरी हुआ के लिए परेशान रहा, उधर पुलिस टॉर्चर करता रहा, पुलिस घूम रही है, परेशान कर रही है, और तब पता चलता है कि यदि गिरफ्तारी से वो बच गया तब यहाँ पर आते हैं तो मीडिएशन में भेजा जाता है, दोनों को समझाया बुझाया जाता है। फिर लड़की कुछ ब्लैकमेल करती है तो उस बात पर ये लोग माना नहीं माना, तो फिर यहाँ पर कोई जज साहब को लगा तो बेल दिए, किसी को लगा तो वो मेंटेनेंस बांध दिए कि 5,000 10,000 दीजिए, चाहे आप कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, भूखे हैं बेरोजगार हैं, उस सब कुछ नहीं देखा जाएगा। आप शादी किए तो 40,000 दे रहा था 5 साल वो सब चीजों का। तो ये सब चीजों पर वो मंथन करने का एक सेट रूटीन और पैटर्न देखिए। इमोशनल गंभीर मामला है। फैमिली कोर्ट जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रायः एक है, एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फैमिली विवाद बढ़े हैं लोगों के बीच में। जब जागरूकता होगा, एक पक्ष में से कोई भी व्यक्ति, जब दोनों पक्ष एक इक्वल फुटिंग पर रहेंगे, एक दूसरे का बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो मुकदमा बढ़ता है कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट की संख्या को बढ़ानी होगी, 5 से 10 15 करना होगा हर एक जिला में, तभी जाके लोगों को त्वरित तौर पर कार्रवाई करके एक गुण दोष कहता है। यदि ये नहीं कहा ये मौत हो गई, इसका मतलब ये कह देना कि सभी मर्द जो है अच्छे, ये भी कहना उचित नहीं है। परंतु अधिकतर मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 498A का मामला हो या 376 जिसमें दुष्कर्म का आरोप होता है, उसमें अधिकतर लोग निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। करेंगे, एक वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है, पूरे परिवार को फंसा दो। इवन की गोतिया ननद
नंदू से रिलेटिव सबको बोल। सबको फंसा दो, नाम दे दो। तो ये सब करने की जो टेंडेंसी है, 376 में आप देखेंगे कि एक आदमी के साथ कुछ हुआ, पहले प्रेम प्रसंग होगा, बाद में रेप केस में कन्वर्ट कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज से अवेयर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसीलिए कि अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस में उन्होंने स्पेशल गाइडलाइन दिया कि 498A या 7 वर्ष तक के सजा का प्रावधान जहां वह डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, उस चीज को पालन भी किया, कई बार ऑब्जर्व भी किया, लेकिन वो ऊपर शीर्ष लेवल पर तो ये बातें कह दी जाती, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अधीनस्थ न्यायालय जितना है, क्या उस चीज को वो मानने को तैयार है या मानती है, उसका रिव्यू होने की जरूरत है कि इसमें क्या इस तरह का आप जो कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं तो उसका अक्षरशः देखा जाएगा कि महीना में एक मीटिंग होता है कि भाई कितने जज हैं जो इस चीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पालन किया, किस चीज में 498 में यदि हस्बैंड पर कोई एलिगेशन नहीं था तो आपने क्यों उसको बेल नहीं दिया। ये सब जिस दिन से रिव्यू होने लगेगा तभी लोगों को लगता है कि बचेगा, नहीं तो ये मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, तभी लोग न्यायालय की तरफ रुख अपनाता है। तो न्याय में यदि डिले होता है तो डिनाई कर देना चाहिए, माना जाएगा कि आप डिनाई कर दिए उसको। अब भाई जो उम्र के इस पड़ाव में अभी 20-22 साल का कोई आदमी केस लड़ना शुरू करे, शादी से संबंधित वाइफ से उसको परेशानी है या वाइफ को परेशानी है और 55 साल में उसको न्याय मिले, तब कहाँ जाके शादी करेगा? जीवन तो बीत गया। एक शादी के रहते डाइवोर्स मिला नहीं, दूसरी शादी आप कर नहीं सकते, तो जीवन तो वो खत्म कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में या तो लड़की है तो वो किसी पराये मर्द के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा, या लड़का है तो इस सोसाइटी को फिर गंदगी फैलाएगा। इसीलिए वो तो इसके लिए क्या है, जज साहब का अपना है कि हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, एक ही जज पूरे जिला को कैसे संभाले, पूरे फैमिली डिस्प्यूट को। तो ऐसे परिस्थिति में जरूरी बन जाता है कि जो सिस्टम है, अभी देखिए आप एक उदाहरण समझिए, ये इस पर कितनी गहरी बातें हैं। अभी पटना हाई कोर्ट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये यहाँ आवंटित जो जजों की संख्या है 56 है, 56 है। अभी के परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो 44 के आसपास, मैं रिकॉल जहां तक कर पा रहा हूँ, उस तरह से सिटिंग जज रहते, उसमें कभी कोई छुट्टी पर चले गए, कुछ चले गए। तो ऐसे परिस्थिति में बढ़ाने की जरूरत है। ये आबादी जब हमारे राज्य की बढ़ी है तो जजों की संख्या को दुगुनी करनी चाहिए। 150 के आसपास जजों की संख्या होनी चाहिए हाईकोर्ट में, मेरा अपना है। और वो सभी नेचर के केसों को, बेल का मैटर है तो जब आप अदर राज्य से मैंने कंपेयर करेंगे तो बिहार में नंबर पर रेगुलर बेल में बहुत टाइम लगता है। एक तो निर्दोष पे फंस गया, डायरी मांगेंगे यदि कुछ जज साहब का है तो उन लोगों का, जो जज साहब होते हैं, जो ऑनरेबल जस्टिस, जो डायरेक्ट, जो वकील के तौर पर जिनका डायरेक्ट नियुक्ति होता है, उन लोग का कुछ हद तक रहता है कि डायरी वगैरह नहीं, FIR के आधार पर भी डिसाइड करते हैं। जो प्रमोशन होके जो जज साहब आते हैं उन लोगों का एक आदत सा बना होता है कि डायरी को देखना, चूंकि वो उस अधीनस्थ न्यायालय से आते हैं तो एक पैटर्न चूंकि रहता है तो वो सब देखते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें झेला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक तो ये पक्ष है, दूसरा पक्ष लोगों को भी ये समझना चाहिए जो सिस्टम है तो उसको आदर करना चाहिए। लेकिन ये बात कहने में कहीं कोई दोहराई नहीं कि जो सिस्टम है, लचर व्यवस्था है, चारों तरफ भूख भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल है वो नकारात्मक चीज दे रहा है। चारों पिलर जो है लोकतंत्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, सभी लोगों को मिलकर एक ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर यदि काम करेंगे तभी लोगों को बचा पाएंगे। नहीं तो हमारे देश के नागरिक यूं ही कहारते हुए, कसते हुए मर जाएंगे और 2-4 दिन चर्चाएं होगी और नीचे में हर आदमी को टी-शर्ट पे लिखना होगा कि न्याय अभी बाकी है। सर, एक प्रश्न उसी समय से लोग कई सालों से उठाते हैं कि महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग, तुरंत महिला पर अत्याचार होता है तो लोग आ जाते हैं, कैंडल मार्च निकाल देते हैं, या बहुत सारा समाज में परिवर्तन हो जाता है, सबकी धारणा बना रहता है कि नहीं महिला है, सपोर्ट करना चाहिए, फलना। लेकिन पुरुष आयोग का बहुत समय से मांग चल रहा है, पुरुष को लेकर ऐसा अभी तक कैंडल मार्च वगैरह कहीं कुछ नहीं देखा गया। ये मैंने कहा कि ये धारणाएं जो बनी है कि पुरुष प्रताड़ित ही नहीं होता, ये लोगों के मन में धारणा है, इसीलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती। कभी क्या इस मुद्दे पर, अभी एक उदाहरण समझिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यात्रा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम महिला संवाद यात्रा करेंगे, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने काम किया, बड़े गर्व से कहते हैं, और एक यात्रा निकाले, मुख्यमंत्री उसका नामांकन दिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण है कि महिलाओं को प्रभावित करने का अपना एक एजेंडा है? मैं होना भी चाहिए, वो अपना हुआ है। तो क्या पुरुष के बारे में एक एक्शन और रिएक्शन, तो पुरुष की संख्या इतनी होने के बाद कोई सोचा कि रिएक्शन भी हो सकता है? नहीं सोचा। तो इसीलिए नेताओं का मन बढ़ा हुआ है। अरे भाई, आप इक्वालिटी की बात करते, ये महिला संवाद ने जनता संवाद यात्रा निकाली जिसमें दोनों का हो,
या पुरुष महिला सम्मान यात्रा या नागरिक संवाद यात्रा निकालिए। तो ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इस तरह का जो साइकोलॉजी बना हुआ है कि महिलाओं को, अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का जो आपने दिया बिहार में, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 50% आरक्षण की बात थी वो 70% लोग आने लगे हैं महिलाएं। पुरुष कहाँ जाएगा? पुरुष रिक्शा ठेला बच्चा खिलाएगा, वो तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो भाई जो जिस काम के लिए बना है उसका वो भी सम्मान मिलना चाहिए। इतना भी आरक्षण आप मत दे दीजिए कि पुरुष का वजूद ही खत्म हो जाए। तो अब इस आरक्षण बढ़ाने की होड़ में, फैसिलिटी बढ़ाने की होड़ में, ये बात सत्य है कि पुरुष का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग, पुरुष में भी कमी है। अपना रिएक्शन इस चीज पर एक लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अभी जो घटना हुई है, 2-4 दिन चर्चाएं होंगी, लेकिन इसकी आलोचना ही नहीं होगी कि आखिर कौन सा फैक्टर है जो ये करता है। तो ये सब तरह का है, लेकिन मेरे नजर में सैल्यूट है उस व्यक्ति का जिसकी इस तरीके से जगा कर यदि उनकी मृत्यु हुई है तो बहुत साहसी काम किए हैं। मेरा तो मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करता हूं किसी को आत्महत्या करना चाहिए, इस बात से मेरा ये है, लेकिन मेरे नजर में सच पूछिए तो आत्महत्या नहीं था। वो एक टॉर्च बेरर, एक समाज को रोशनी दिखाकर चले गए, तो मेरे नजर में वो एक शहीद से कम नहीं है। और उनको ये कह देना कि आत्महत्या तो उनके मौत का अपमान होगा, उनके सोच का अपमान होगा। वो व्यक्ति सारा कर्तव्य करके गया। उसके जो सुसाइडल नोट की बात की उसको पढ़िए, अंतिम इच्छा जाहिर किया। एक वो दिखाया कि मैं एक तुम बेटा से कहता कि मैं तुम्हें जिस टाइम में मेरा लेटर पढ़ोगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें पता होगा कि बेटा मैं 1 साल पहले तुम्हें देखा था, तुम्हारा चेहरा भी मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए ये जिंदगी क्या 100 जिंदगी कुर्बान कर सकूं तुम्हें पाने के लिए, लेकिन एक ऐसी हालत उत्पन्न हो गई कि मुझे तुम्हें ही कुर्बान करना पड़ रहा है। ये बातें कही। पिताजी के बारे में कहा कि माता पिता के मैंने मैट्रिमोनियल साइड से शादी किया था, उस शादी मेरी और उसके बीच की थी, लेकिन केस मुकदमा आपको झेलना पड़ा। एक दिन के लिए वो ससुराल गई और पूरे लोगों को उसके माता पिता पर कहा था कि 20 केसेस कर दिया गया, ऐसा रिपोर्ट में जो आता है तो सोशल साइट पर, तो ये केस कर दिया गया। तो माता पिता को मैं कब तक रही, 120 डेटेड पड़े, 23 डेट पर जज साहब छुट्टियां पर, तो कभी वकील साहब का मन गया तो कंडोलेंस, बहुत सारे का जिक्र किया, वो बहुत लीगली जिक्र किया, जो सत्य है ऐसा होता है, उनके बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उसका भी आईना उन्होंने दिखाया। उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई हम जब वहां पर जाते हैं तो पेशकार साहब पैसा मांगते थे, वो जज साहब पैसा मांगते थे, ये कोई नई बात नहीं है, इस सिस्टम में तो ये सब चीज का प्रवेश हो ही चुका है। तो अब रिफाइन करने की जरूरत है। तो ये सब जो भी चीज दिखाया है उसमें चूंकि डाइंग डिक्लेरेशन कहता है कि मरने वाला कभी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, इस लाइन पर मेरी विश्वास पहले भी थी, और इस वीडियो को देखने के बाद और पूरे परिस्थिति को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति जितना बात कहा के गया वो सत्य है। मेरा अपना व्यक्तिगत चीज है, क्योंकि वो जीवन में वो निराश ने अपने बेटे के लिए भी बोला कि मैं अपना वो कर्तव्य छोड़ के नहीं गया, एक लेटर लिख के गया और बोला इस लेटर को तुम 2038 में खोलना। उसके पीछे मेरा अपना है कि जिस दिन वो खोलेगा देखिएगा वो जितनी संपत्ति होगी बच्चे के लिए वो गया होगा, उसमें पासवर्ड या कुछ ऐसा बता के गया होगा कि जब वो वयस्क हो जाएगा, इसलिए अपने बेटे के प्रति भी अपना कर्तव्य करके गया, अपने माँ बाप के प्रति भी अपना कर्तव्य करके गया, और समाज के भी प्रति अपना कर्तव्य करके गया कि इस समाज में जब मेरा आवाज नहीं सुना तो मेरे मौत के बाद ही कम से कम बुझिल समाज जो सोया हुआ है वो जाग जाए, इस सिस्टम से लड़े। तो वो सिस्टम से लड़ते हुए मरा है, इसीलिए लड़ते हुए जब कोई मरता है तो आत्महत्या नहीं, वो शहीद कहलाता है। तो लड़ते हुए सिस्टम से मरा है उसने, और मरने के बाद भी केवल मरा नहीं, उसका अपने राख को भी बोला है कि तुम लड़ो, और तब तक ये तुम दिखाओ कि मेरे अस्थि को यूं ही नहीं फंसा देना। उसने कहा तब तक बचा के रखना जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिले। तो अंतिम दम तक न्यायपालिका पे भरोसा है, और उसने कहा कि फिर भी इतने सबूतों के बाद न्याय नहीं मिले तो न्यायपालिका के सामने जो गटर होगा उसमें मेरी अस्थि को भेजना, फिर गंगा या इधर उधर परंपरा में मत जाना, तब मुझे सुकून मिलेगा। जो कई लोगों को नामजद करके गए हैं उसमें अपने उनको कौन सजा मिल सकता है, कौन सा धारा उन लोगों को? 108 धारा है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता, जो इस बीच में नया आया है। तो ऐसे परिस्थिति में जो इसमें जो लगा है, पहले ये 306 था, अब ये आ गया है 108 पे, पोजीशन चेंज हुआ, तो उसमें 10 वर्षों का सजा का प्रावधान है। कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल, ये 3 टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, उसको समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति ऐसे परिस्थिति को उत्पन्न करता हो जब व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो जो व्यक्ति प्रभोग किया, उकसाया, उसके लिए सजा का प्रावधान है।
और वो सजा की अवधि 10 वर्षों तक का है। अब रही बात गिरफ्तारी का, जहां तक बात है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने का मतलब ऐसे परिस्थिति में पुलिस को मजिस्ट्रेट से या जज साहब से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट चाहे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार कर लेने के बाद नॉन बेलेबल है, यानी कि बेल होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन आपको ये नहीं कि इजी बोर्ड में आपको बेलेबल रहता है, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मांगेंगे। तो ये तमाम तरह का कड़ी दंड का प्रावधान है। तो ये जो बात, इतना बात है कि झूठा मुकदमा जो किया है और इतना प्रताड़ित किया, इस बात का भी अब वो हो जाएगा। और जो इस कदर उसको फंसाया है, सभी लोगों को कड़े से कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी विचार हो इस मुद्दा से जुड़ा हुआ? नहीं, मेरा एक चीज है, क्योंकि व्यूअर्स को भी अपना अपनी, यदि वो लोग देख रहे हैं, अंतिम तक बहुत लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो देखे, तो मेरा यही कहना है कि मेरे नजर में वो व्यक्ति का आत्महत्या नहीं है, वो शहीद है। आपको जो मैंने तर्क दिया कि वो व्यक्ति सच में शहीद है या उसका सुसाइड किया माना जाएगा, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैं देख रहा हूं कि मैं समाज को कितना जगह पा रहा हूं। तो आपको लग रहा है कि वो आत्महत्या है या शहीद है, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय को जरूर।